गाइस, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैंने तुम्हें बताया था कि लाइट शोज बोथ प्रॉपर्टीज, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल ऑल्सो शोज बोथ प्रॉपर्टीज, पार्टिकल बिहेवियर एज वेल एज वेव नेचर। अ मूविंग पार्टिकल कैन बिहेव एज वेव ऑल्सो। अ मूविंग पार्टिकल कैन बिहेव एज वेव ऑल्सो। ठीक है ना बच्चों? कि मैटर जस्ट लाइक रेडिएशन, मैटर लाइक रेडिएशन, जैसे रेडिएशन डुअल बिहेवियर शो करता है, मैटर लाइक रेडिएशन एग्जिबिट dual behavior. It behaves as matter, it behaves as wave. That is both particle and wave like properties. दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। अब अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है, देयर मस्ट बी सम वेवलेंथ। देयर मस्ट बी सम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर। मूविंग मैटर के साथ एक वेवलेंथ भी आनी चाहिए। हाँ है ना? वो वेवलेंथ आती है गाइस, इस वेवलेंथ को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर है यहां तक गाइस? दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, वेयर एम वी इज द एम इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये जो वेवलेंथ है इसे बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर है यहां तक गाइस? इसको हम एच बाय पी भी लिख सकते हैं, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मोमेंटम बताया ना बच्चों, एम इंटू वी होता है। गुड। हाँ बेटा, कर लो नोट। अच्छा गाइस, एक चीज और, कर लिया नोट यहां तक? फटाफट नोट करो बच्चों। ट्राई करा करो, साथ साथ नोट करते आओ, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। साथ साथ नोट करते आओ और सुनते आओ। दोनों चीजें साथ करोगे तो टाइम कम लगेगा, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये एक जर्नल फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हारा जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन थे उसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ इसे? हाफ एम वी का होल स्क्वायर बाय एम। हाँ या ना? लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ गाइस? तो दिस इज पी स्क्वायर बाय टू एम। काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम का होल स्क्वायर बाय टू एम। काइनेटिक एनर्जी का एक ये फॉर्मूला भी है जो कि तुम्हें याद होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? गुड। काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर बाय टू एम, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। फाइन गाइस। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बाई चांस वेलोसिटी दे रखी है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इजीली निकाल लोगे। स्पीड दे रखी है तो इजीली डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा, एच बाय एम भी। अच्छा, एस तो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तुम्हें पता ही है। हाँ है ना बच्चों? लेकिन अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी से पहले तुम वेलोसिटी निकालोगे, उस वेलोसिटी को पुट करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालोगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी से पहले वेलोसिटी निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर से वी निकालोगे, और फिर वी को पुट करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा निकालोगे। समझ आया नहीं आया? गुड। तो हम क्या कहेंगे, हम एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में एक फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसलिए बता रहा हूं। हम कहेंगे इट इज एच बाय एम। वी क्या आता है बच्चों? वी क्या आता है? तुम्हें पता है ना गाइस, हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, तो वी क्या आएगा? टू इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय एम आएगा, नहीं आएगा बच्चों? हाँ या ना?
तो एच आ गया √2 इंटू मास ऑफ पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बच्चों। एक ये भी फॉर्मूला है। ये यहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली पी को लिख देते हैं √2 m k। ये पी तो था बच्चों, दिस वॉज पी, हाँ है ना। और यहां से तुम्हारा पी क्या आ रहा है, पी इज कमिंग आउट √2 m k। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर और नॉट? तो ये हमारा फॉर्मूला आता है। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू मस्ट रिमेंबर। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? गुड। अब सपोजिंग मैं इसी चीज को लगाता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। कैसे? तुमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो एटम में घूम रहा था, तुमने उसको एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड करी, फोटोन हिट करवाया, फाई एनर्जी लग गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी गाइस? एच न्यू माइनस फाइव आएगी नहीं आएगी? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी गाइस? काइनेटिक एनर्जी विल बी एच न्यू माइनस फाइव, आएगा नहीं आएगा? दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पुल से ओवरकम करके बाहर जा चुका है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी आएगी नहीं आएगी? दिस वॉज द एनर्जी सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी लग गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, द एक्सेस एनर्जी गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? समझिए गाइस। तो यहाँ पे तुम काइनेटिक एनर्जी की जगह ये भी डाल सकते हो, अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन होता तो। समझ आया नहीं आया बच्चों? यहाँ पे तुम ये डाल दो काइनेटिक एनर्जी की जगह एच न्यू माइनस फाइव, यू विल गेट योर एक्सप्रेशन बच्चों, वेवलेंथ का, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। ये तब यूज करोगे जब क्वेश्चन किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्लियर है यहां तक? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, न्यूक्लियस के पुल को ओवरकम करके बाहर निकल गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। हाँ है ना बच्चों? तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में डाल दिया हमने, यहां से आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी। एक और चीज बच्चों, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, अगर तुम क्यू चार्ज के पार्टिकल को वी वोल्ट से एक्सेलरेट कर दो, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, एक्वायर्ड बाय दैट पार्टिकल? क्यू चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज का पार्टिकल है, उसको हमने एक्सेलरेट किया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? क्यू वी। होगा नहीं होगा बच्चों? बताओ गाइस। क्यू चार्ज के पार्टिकल को वी वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी क्यू वी। तो यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी की जगह इस केस में क्यू वी डाल देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्यू क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻90। तो इन दैट केस क्यू के बजाय हम क्या लिख देंगे? ईवी बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? ईवी। गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ या ना? गुड। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये डाल सकते हो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। अगर वी वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये या ये डाल दोगे, डिपेंडिंग अपॉन क्यू चार्ज का पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है। समझ गए गाइस? अब क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। अच्छा बच्चों, सपोजिंग कोई हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बजाय जर्नल कहता है कि इलेक्ट्रॉन से सेकंड बोर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन? सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन? कैसे निकालोगे? एच बाय एम वी लगाना है। अब वी कैसे निकालोगे गाइस? वी के लिए फॉर्मूला लगाओगे 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता था। समझ आया नहीं आया बच्चों? अगर तुम्हें कह रखा है इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है,
उस वेलोसिटी के फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालो और एच बाय एम वी कर दो टू कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। समझ आया नहीं आया बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर है ये चीज? दैट्स गुड। कितने बच्चों को इसमें कोई डाउट है? बोलो गाइस। ऑलराइट। वे एसोसिएटेड ओके बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? इनको क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स। फाइन। अब देखो गाइस, ये जो वेव नेचर शो कर रहे हैं पार्टिकल, ये कोई भी मूविंग पार्टिकल शो करेगा। लेकिन ज्यादा जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो बहुत कम आने वाली है, क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो उसके आज जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। इट इज नॉट नेग्लिजिबल गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम दौड़ रहे हैं, हमारे साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ इज वेरी लेस। एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात करी जाएगी तो उसका मास इतना कम है कि उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इट बिकम्स सिग्निफिकेंट, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो मैं लिख देता हूं इसे। फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स lambda is very small due to large mass, but फाइन गाइस। कर लिया नोट नहीं कर लिया बच्चों? अच्छा गाइस, एक चीज और। इलेक्ट्रॉन, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के राउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ वेव, राइट? और वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? दिस इज हाउ इट मस्ट बी बिहेविंग लाइक अ वेव बच्चों। हाँ है ना? मैं इसे फिर से बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं बना। 1 सेकेंड। ये बना दिया मैंने। ठीक है, लगभग ठीक है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? अब बच्चों देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। यहाँ पे when it is revolving in a particular orbit and behaving like a wave, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने कैसे बताया था बच्चों? एच बाय एम वी से निकालो, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। हाँ है ना बच्चों? डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालोगे? एच बाय एम वी। वी के लिए फॉर्मुला तुम्हें पता है, 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। दैट इज वन वे टू कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देयर इज अनदर वे, वो अभी मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी तो ये देखो गाइस, हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? एच बाय एम वी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? हमें पता है कि एम वी आर इज एन एच बाय 2 पाई। एंड लेट अस अज्यूम बच्चों कि तुम्हारा, ये हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट एन एथ ऑर्बिट। हम किसकी बात कर रहे हैं?
हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? nth ऑर्बिट की बात करें। nth ऑर्बिट में मान के चलो ये कितनी वेव बना रहा है बच्चों? nth ऑर्बिट में कितनी वेव्स बना रहा है? n डैश वेव्स बना रहा है। nth ऑर्बिट में उसने कितनी वेव्स बनाई बच्चों? n डैश वेव्स बनाई। क्लियर है यहां तक? मतलब उसने n डैश वेव्स में पूरा अपना पाथ कंप्लीट किया। ओके गाइस, आई नीड अ रिलेशन बिटवीन n एंड n डैश। मुझे रिलेशन चाहिए बिटवीन n एंड n डैश बच्चों, कि nth ऑर्बिट में उसने n डैश वेव्स बनाई। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n एंड n डैश? तो देखो बच्चों कैसे करोगे। एक और रिलेशन तुम्हें पता है, n डैश, क्योंकि n डैश वेव्स में उसने पूरा सरकमफ्रेंस कवर कर लिया, हाँ है ना? तो कैन आई राइट डाउन n डैश लैम्डा, दिस वाज लैम्डा, दिस वाज लैम्डा बच्चों। कैन आई राइट डाउन n डैश लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई r? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ गाइस। n डैश वेव्स बनाई तो n डैश लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2 पाई r। गॉट इट गाइस? अब देखो, लेट अस स्टार्ट विद n। यहां से n क्या आ रहा है बच्चों? यहां से n क्या आ रहा है? 2 पाई r mv, 2 पाई mvr बाय nh, बाय h सॉरी। हाँ है ना बच्चों? ये n है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी के बच्चे को? h बाय एम वी को हम क्या लिखते हैं बच्चों? या फिर एक काम करो, 2 पाई आर को पहले लिख दो क्या? एन डैश लैम्डा। 2 पाई आर को क्या लिख दिया? एन डैश लैम्डा। और ये हमारा बन गया एम वी बाय एच। हाँ है ना बच्चों? अब h बाय एम वी क्या होता है? व्हाट इज h बाय एम वी? लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां से हमारा h बाय एम वी लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, यू विल गेट एन डैश। मतलब nth ऑर्बिट के अंदर ये n वेव्स बना रहा है। दीज वर द नंबर ऑफ वेव्स इट वाज फॉर्मिंग। एन डैश क्या बता रहा था, कितनी वेव उसने बनाई इन अ nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में वो n ही वेव्स बना रहा होता है। तो अगर ये 3 वेव बना रहा है, इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है? थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर ऐसा होता, अगर, तो ये कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे होते हम? सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे होते, क्योंकि तुम्हारा 2 वेव बना रहा है वो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर सेकंड ऑर्बिट, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू थर्ड ऑर्बिट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का एक और फॉर्मूला भी है। कौन सा फॉर्मूला? जब तुम एक इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हो nth ऑर्बिट के अंदर, वो रिलेशन क्या है? n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमारा वैसे n डैश लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर होता था, लेकिन हमें पता है n डैश इज इक्वल टू n ओनली। हाँ है ना? तो यहाँ पे जो लैम्डा है, दिस इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें, तो लैम्डा, एन लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। आर क्या होता था बच्चों? ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड होता था, नहीं होता था? वेयर ए नॉट इज 0.529, अगर एंगस्ट्रॉम में ले रहे हो। ए नॉट बेटा, ए नॉट 0.529 बेटा, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? जब रेडियस का फॉर्मूला हम देख रहे थे। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? यहां से एन कट जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 2 पाई ए नॉट एन बाय जेड एंगस्ट्रॉम। और तुम ए नॉट ले रहे हो 0.529। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विद एटॉमिक नंबर z। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जिसका एटॉमिक नंबर z है और nth ऑर्बिट में घूम रहा है उसके, तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन which is moving in a nth orbit of hydrogen like species of atomic number z। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है।
एक ऑर्बिट जिसका हमारा ऑर्बिट का हमें बता रखा है nth ऑर्बिट में घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड बोर्ड ऑर्बिट, फोर्थ बोर्ड ऑर्बिट, हमें n बता रखा है और हमें ये बता रखा है कौन सा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। उस केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। और ए नॉट का एक और टर्म भी होती थी, बोर्स रेडियस बोलते थे, इफ यू रिमेंबर। ए नॉट को क्या बोलते हैं? बोर्स रेडियस। याद है नहीं याद है? लास्ट क्लास में जब मैं रेडियस का करवा रहा था तो मैंने बताया था आर इज ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ए नॉट इज बोर्स रेडियस, वी कॉल इट बोर्स रेडियस, 0.529 एंगस्ट्रॉम इज बोर्स रेडियस। ठीक है ना बच्चों? गुड। अब आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। बच्चों ये क्या कहता है, ध्यान से देखो। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन simultaneously the exact position and exact momentum of subatomic particle like electron. You cannot determine the exact position and exact momentum of a subatomic particle like electron simultaneously at a particular point. तुम दोनों चीजों को एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते। ये रिलेशन है। डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, delta x is the uncertainty in position, delta p is the uncertainty in momentum। तो इन दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू इज h/4 पाई। h/4 पाई हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, मतलब मिनिमम इन दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट इज h/4 पाई। मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज h/4 पाई। अनसर्टेनिटी इससे ज्यादा ही ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब देखो गाइस। हाँ बेटा। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ एम वी। अब मास में तो कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, तो डेल्टा पी कैन बी रिटन एज एम डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन स्पीड, स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? अच्छा गाइस, वैसे h/4 पाई का ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज हम इसे इक्वेट कर देते हैं। वी इक्वेट इट टू h/4 पाई बच्चों। समझ आया नहीं आया गाइस? एक चीज तुम समझ रहे होगी, जितना अनसर्टेनिटी एक में कम होगी दूसरे में अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं कहता हूं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तुम्हारी 0 है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तुम्हारी 0 है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? फटाफट नोट करो बच्चों। हाँ बेटा। एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड
इन दोनों का प्रोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय फोर बाय, मतलब एच बाय फोर बाय इज अ कांस्टेंट, एच कांस्टेंट है 6.6 10 to minus 34 और 4 पाई तो है ही, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसका इम्प्लीकेशन, सिग्निफिकेंस। बच्चों सिग्निफिकेंस ये ठहरा तुम्हारा कि इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। मतलब आइडिया इज, हम जो मान के चल रहे थे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है। तो जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो इसने खत्म कर दिया। देयर इज नो फिक्स पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन, वी डोंट नो वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड। अब जो एक रीजन हम मान के चल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में ज्यादा है, इस रीजन में कम है। मतलब जो तुम्हारा फिक्स पाथ का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। अब तो हम ये मान के चल रहे हैं एक रीजन है स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, जहां पे उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और उस रीजन को इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, से एग्जांपल ग्रेटर देन 90%, उस रीजन को हमने टर्म बोल दिया ऑर्बिटल। ऑर्बिट वाज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय बोर। ऑर्बिटल इज अ कॉन्सेप्ट जो आया आफ्टर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑर्बिट का मतलब हो गया फिक्स पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल हो गया रीजन इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो इसे मैं लिख देता हूं, इट रूल्स आउट existence of definite path for electrons. It rules out existence of definite path for electrons. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? There is region in space where probability of finding electron is high. This region is called orbital बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? So far any doubt? This is the reason where आना चाहिए, not where. Where probability of finding electron is high. Where probability of finding electron is high. And that region in space is called orbital बच्चों। क्लियर है यहाँ तक guys? So far any doubt? बच्चों नोट कर लिया, नहीं नोट कर लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज लेट मी नो। फिर कर लिया। कर लिया नोट, दैट्स गुड। अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन, ओके जस्ट अ सेकंड गाइस। क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालो, assuming delta P within 0.1% for an electron moving in an atom with velocity। बताओ बच्चों कैसे करोगे? गाइस अब ये मत कह देना कि डेल्टा पी इज 0.1। डेल्टा पी इज एक्चुअली 0.1/100 ऑफ पी। 0.1 नहीं दे रखा, 0.1% दे रखा है, परसेंट ऑफ मोमेंटम।
परसेंट किसी चीज का होता है, तो जो डेल्टा पी है दैट इज नॉट 0.1, इट इज नॉट 0.1/100, इट इज 0.1/100 ऑफ पी। क्लियर है गाइस? तो एक्सप्रेशन लिखो गाइस, राइट डाउन द एक्सप्रेशन। लिख लिया बच्चों? डेल्टा एक्स यस सर। इंटू डेल्टा पी विच इज 0.1/100 ऑफ पी। मास किस में लोगे बच्चों? यहां से डेल्टा एक्स आ जाएगा बच्चों, और किस में आएगा डेल्टा एक्स? मीटर में। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये बताओ मुझे बच्चों, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे, ऑनलाइन वाले बच्चे स्पेसिफिकली। गाइस क्लियर हो गया? यस सर हो गया। गुड। आगे चलें। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन, 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेक गाइस प्लीज। हमें कहा गया है E1, E2, E3 are kinetic energy of electron, alpha particle and proton, each having same de Broglie wavelength. Then relation between E1, E2 and E3 is, मतलब कौन सा मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम होगा, कौन सा बीच में होगा? दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। काइनेटिक एनर्जी E1, E2, E3 है, और हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E1, E2 एंड E3। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, लैम्डा सेम है, तो h/√2m काइनेटिक एनर्जी इज सेम। एस तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम। हाँ या ना? बोलो गाइस। h/√2 kme था ना? के ई एम, हाँ या ना बच्चों? लैम्डा वाज h/√2m, ये था नहीं था बच्चों? अब अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, मतलब h/√2m के इज कांस्टेंट, या m/k इज कांस्टेंट फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। अब मास सबसे कम किसका है इन तीनों में से? इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी। फिर किसकी होगी बच्चों? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में मास किसका कम है? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो उसका मास एक तरीके, अल्फा पार्टिकल का मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, तो हम अल्फा पार्टिकल को कह सकते हैं इट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों। तो मतलब आइडिया, उसके बाद जो हमारा एनर्जी आएगा वो आएगा प्रोटॉन का, और फिर आएगा अल्फा पार्टिकल का। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट इज द रिलेशन यू विल हैव। हर एक बच्चों क्लियर है? गुड, दैट्स ग्रेट। यहां तक हमने कर लिया। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ शीट। ओके बच्चों?